हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि 1965 का युद्ध में किस प्रकार से भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को धूल चटाती है, किस प्रकार से विजय पताका फहराती है। आज हम लोग देखेंगे 1971 में इंडो पाक जो युद्ध हुआ था उसके बारे हम लोग जानेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ और हम कहना चाहेंगे कि बोर्ड पे उतना लिखना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देख करके कॉपी कलम ले करके इसको नोट्स बना सकते हैं, और चूँकि आप लिखते चलेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, लिखने से याद भी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव, और आप इसको अगर विस्तृत रूप से भी अगर लिखते हैं तो भी आपके लिए बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं। आप इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारा फैक्ट्स है इसमें। 1965 में भी आप देख लीजिए, बहुत सारा फैक्ट दिया गया, यहाँ भी आपको दिया जाएगा, लेकिन उतना बोर्ड पे लिख पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें लंबा वीडियो बन जाता है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपके पास एक साधन है कि इसको आप बार बार देख करके आप इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग पीछे का सारे वीडियो में हम लोग जिस प्रकार से देखे हैं, पढ़े हैं कि सारे टॉपिक को, कि उसकी पृष्ठभूमि पहले जानते हैं, उसकी भूमिका समझ लेते हैं, उस समय की वर्तमान की स्थिति समझ लेते हैं, ऐसा क्या था जो इस प्रकार का हुआ। आज भी सबसे पहले हम लोग उस समय की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हुआ था ये। तो सबसे पहले आइए आपको हम समझाते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को आज़ादी मिला, ब्रिटेन की कॉलोनी पहले था भारत, हम लोग सभी जानते हैं। तो जब आज़ादी हम लोग को मिला, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को विभाजन भी झेलना पड़ा। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, उसके तहत वो चाहते थे कि हमारा एक मुस्लिम राष्ट्र बना भी। तो ये जो पाकिस्तान बना था, आप दिखाते हैं, आपको दो भागों में बटा हुआ था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान, और ये आज जो बांग्लादेश है इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान था ये। तो ऐसा विभाजन था कि ये आप देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल रूप से, भौगोलिक रूप से ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था। सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि कहा जाए तो इमोशनल रूप से भी नहीं जुड़े हुए थे। दोनों में काफ़ी मतभेद थे, और मतभेद का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो अपने आप को इनसे ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, और जो भी वहाँ का संसाधन था उसका ज़्यादा प्रयोग यही करते थे। 60% जनसंख्या यहाँ निवास करती थी और 40% पश्चिमी पाकिस्तान में निवास करती थी। लेकिन पाकिस्तान का जो बजट होता था, उस बजट में मात्र 30% यहाँ के लोगों के लिए खर्च किया जाता था, जबकि 70% पश्चिमी पाकिस्तान के लिए। आप समझ सकते हैं, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा था तो खर्च तो यहाँ होना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन हो रहा था वहाँ। इस प्रकार के मतभेद थे। दूसरी चीज़ ये भी कि दोनों में भाषा, कल्चरल डिफरेंसेस भी थी। जैसे कि देख लीजिए, पश्चिमी पाकिस्तान में जो है सो हम लोग जानते हैं कि उर्दू और पंजाबी भाषा बोला जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी भाषा बोला जाता है, जबकि यहाँ पे चूँकि बंगाल का हिस्सा रहा था ये पहले, तो यहाँ पे बंगाली भाषा बोला जाता था। तो ये दोनों भी, ये भाषा भी काफ़ी दोनों में खाई पैदा करते चला गया। बांग्ला भाषा को इन लोग चाहते थे कि सरकारी जो है संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाए, इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया गया। वहाँ पूर्वी पाकिस्तान में एक जो नेता थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी लोकप्रिय थे लोगों में, उनका नाम था मुजीब उर रहमान। अभी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बांग्लादेश में भाषा को लेकर भी आंदोलन चलता है कि हमारी भाषा को भी मान्यता दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो 1956 में, याद रखिएगा, सबसे पहले इनका नेता के बारे में आप जान लीजिए। मुजीब उर रहमान, और इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, और इन्हीं की पुत्री अभी जो है कौन है, शेख हसीना, अभी वर्तमान में, जो कि बांग्लादेश की प्रसिद्ध प्रमुख हैं वहाँ की। तो
ये मुजीबुर रहमान हैं और इन्हीं के प्रयास से 1956 में, याद रखिएगा, 1956 में बांग्ला भाषा को मान्यता मिला था। 1956 में बांग्ला भाषा को मान्यता मिला। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बहुत एक आंदोलन, एक लड़ाई के बाद बांग्ला भाषा को दर्जा मिला। ये खाई दिनों दिन और बढ़ते चला जा रहा था। मुजीबुर रहमान जो थे, यहाँ के जो प्रसिद्ध नेता थे, जो लोकप्रिय नेता थे, उनका कहना था कि समानता होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, और ये मांग कोई खराब भी नहीं था। तो मुजीबुर रहमान जो है छः प्रमुख मांग को लेकर के आते हैं सामने। ये पाकिस्तान सरकार से 6 मांग रखते हैं। 6 जो मांग था उसमें सबसे प्रमुख था संघीय प्रणाली। उनका कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना, जब ये पाकिस्तान बना था तो मोहम्मद अली जिन्ना का यही कहना था कि पाकिस्तान में संघीय प्रणाली होगी। संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि राज्यों को बहुत सारा अधिकार, जैसे राज्यों में भी, किसी भी देश का राज्यों में विभाजन और राज्य को भी पर्याप्त अधिकार मिलता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत में संघीय प्रणाली है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो इन सभी को अधिकार प्राप्त है। जैसे हम लोग को पता है 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में जो विषय आते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाता है। समवर्ती सूची में जो आता है केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। हालांकि दोनों एक ही विषय पर कानून बना देते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, राज्य द्वारा बनाए गए कानून स्वतः ही समाप्त माने जाते हैं। खैर वो टकराव के बाद होता है। और संघ सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है। तो हम लोग देख सकते हैं भारत में संघीय प्रणाली है, लेकिन वहाँ पे सारा पावर जो है एक ही जगह केंद्रित कर दिया गया था। केंद्र सरकार के पास सारा पावर था, राज्य को कोई अधिकार दिए ही नहीं गए थे। तो ये मांग कर रहे थे कि संघीय प्रणाली जो मोहम्मद अली जिन्ना कहे थे उसको पूरा किया जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, संघीय प्रणाली होना चाहिए। दूसरा जो मांग रखे कि हमारा मुद्रा अलग होना चाहिए। तीसरा जो मांग किए, जो काफ़ी टफ था, कि यहाँ का नेवी, हमारा अलग नेवी होना चाहिए और सेना हमारे पास अलग होना चाहिए। चौथा जो मांग किए थे ये कि मुद्रा, जो यहाँ से व्यापार, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, जो वहाँ से पैसा डॉलर इत्यादि के रूप में आता है, उसमें सारा पैसा ले जा करके पश्चिमी पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका बराबर बराबर विभाजन किया जाना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो रखे गए थे। और मांग देखा जाए तो संघीय प्रणाली का मांग तो काफ़ी अच्छा भी था। हालांकि सेना का मांग उस समय पूरा किया जाना संभव नहीं था। तो इन मांगों के साथ जो है, प्रमुख मांगों के साथ ये आगे बढ़े। लेकिन चूँकि ये मांग, कुछ ऐसे मांग भी थे जो काफ़ी टफ भी थे। बहुत सारे मांग तो ऐसे थे जो पूरा किया जा सकता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पूरा नहीं किया, बल्कि इनको क्या किया, बदले में उठा करके इनको जेल में डाल दिया। जेल में इनको डाले जाने के बाद वहाँ काफ़ी लोग आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता थे ये, और लोग सड़क पर उतर आते हैं। और जो अवामी लीग के जो सदस्य थे वो भी सड़क पर आ जाते हैं, और लोगों को काफ़ी, चूँकि इनको जन समर्थन प्राप्त था, लोग बड़ी संख्या में सड़क पर आकर के आंदोलन करने लगते हैं। बाद में इनको छोड़ा जाता है। ऐसे में एक चीज़ और होता है कि उस समय अयूब खान, याद होगा आपको, पिछला वीडियो में आप देखे होंगे, अयूब खान 1965 के युद्ध के लिए जिम्मेवार भी थे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अयूब खान अभी भी थे सत्ता में। तो 1969 में अयूब खान सत्ता को छोड़ते हैं और सत्ता की चाबी दे देते हैं याहिया खान के हाथों में, याहिया खान। तो याद रखिएगा, याहिया खान भी उसी, जिस प्रकार से अयूब खान सेना प्रमुख थे और सत्ता को पलट करके आ गए थे, तो अयूब खान जो याहिया खान को बनाए थे वो भी सेना प्रमुख ही पहले थे। यानी सत्ता में कोई परिवर्तन, कोई विचारधारा में परिवर्तन नहीं होना था, क्योंकि कोई इलेक्टेड व्यक्ति आया ही नहीं। तो इस प्रकार का जब हुआ तो याहिया खान एक काम किए। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहें कि उस समय जो है, आपको याद होगा 1965 में
जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो विदेश मंत्री हुआ करता था, वो काफ़ी यहाँ पे लोकप्रिय हो गया था और उसकी पार्टी का नाम था PPP यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ट्रिपल P याद रखिएगा, 3 P रहेगा जिसका पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी काफ़ी लोकप्रिय था। तो याहिया खान जैसे ही पावर में आए, प्रेसिडेंट बने, वो एक घोषणा कर दिए कि अब जो है यहाँ पे पाकिस्तान में चुनाव करवाए जाएंगे। आप एक चीज़ और याद रख लीजिए, देखिए पाकिस्तान शुरू से ही पिछड़ते गया है, क्योंकि वहाँ इलेक्टेड व्यक्ति को चुने जाने का कहा जाए तो आज चुना भी जाता है, तो आज इलेक्टेड व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन याद रखिए 1970 तक वहाँ एक भी नेशनल असेंबली का चुनाव नहीं हुआ था। जिस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा है, उस प्रकार से वहाँ नेशनल असेंबली है। तो नेशनल असेंबली का चुनाव एक बार भी नहीं हो पाया था। तो ये घोषणा की है कि 1970 में ही अंतिम यानी कि दिसंबर में नेशनल असेंबली का चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक विपत्ति और आया, जो प्राकृतिक विपत्ति था। 1970 में ही सबसे पहले तो बाढ़ के कारण जो है सो बहुत सारे व्यक्ति मारे जाते हैं। दूसरा कि वहाँ एक साइक्लोन आता है जिसका नाम था भोला। याद रखिएगा, लिखते चलिएगा, अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो बाद में लिख लीजिएगा इसको देख करके। उस साइक्लोन का नाम था भोला। कब आया था? 1970 में। आप साइक्लोन समझते हैं, चक्रवात जो जल में उठता है, पानी में उठता है, समुद्र इत्यादि में उठता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी नदी है वहाँ बांग्लादेश में। एक चीज़ याद और रखिएगा, बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ये सब एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इसको बार बार देख करके आप बहुत सारे फैक्ट्स को आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पे भोला साइक्लोन आया और साइक्लोन में लगभग कहा जाता है कि 4 से 5 लाख व्यक्ति जो है सो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा था, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी क्या था? सरकार का जिम्मेवारी था कि रेस्क्यू करके लोगों को बचाया जा सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सके कोशिश करना चाहिए था। लेकिन इसके लिए मात्र एक ही हेलीकॉप्टर भेजा जाता है। इतना बड़ा आपदा और एक ही हेलीकॉप्टर, तो समझा जा सकता है कि अगर यही पश्चिमी पाकिस्तान में कोई विपत्ति आता, प्राकृतिक आपदा आता, तो सरकार अपनी धन भी और लोगों को भी सारा संसाधन झोंक देता वहाँ। लेकिन यहाँ पक्षपात किया गया, तो लोग इसके लिए काफ़ी, कहा जाए तो लोगों में आक्रोश था और इस आक्रोश को दिखाने के लिए तैयार भी थे कि जब मौका मिले तो आक्रोश को दिखाएंगे भी। उनको ये मौका मिला क्योंकि अब नेशनल असेंबली का चुनाव होने वाला था। और हम लोग को पता है कि हमारे लोकसभा में वर्तमान में जो सीटें हैं, हम लोग को पता है कि 545 पर चुनाव होता है, 543 पर चुनाव होता है, 543 पर चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि अधिक से अधिक लोकसभा की सदस्यों की संख्या 552 तक हो सकती है, हालांकि अभी 545 ही है। खैर, जब हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा, तब इसको पूरा विस्तृत रूप में जानेंगे हम लोग। तो वहाँ पे उस समय जो नेशनल असेंबली था, उसमें कुल सीटों की संख्या 300 था। तो 300 था तो हुआ कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को बांटा जाएगा। तो जो यहाँ का जनसंख्या था, यहाँ का पूर्वी पाकिस्तान का 6.8 करोड़ था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो जनसंख्या था यहाँ का, वो 6 करोड़ था। यानी जनसंख्या यहाँ ज़्यादा था तो सीट भी इसको ही ज़्यादा मिलना था। टोटल सीट की संख्या था कितना? 300 था। वहाँ के जैसे हमारा लोकसभा है, वहाँ क्या है? नेशनल असेंबली है। याद रखिएगा, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, इसको लिख लीजिएगा, असेंबली। तो यहाँ ज़्यादा सीट मिलना था और ज़्यादा सीट मिला भी। तो देखिए किस प्रकार से बंटवारा हुआ था, वो हम लोग देख लेते हैं। 300 सीट था, 300 सीट था, तो जनसंख्या के आधार पर इसको विभाजित किया जाना था। तो ये किया गया कि इधर दिया गया 138 और इधर दिया गया 162 दिया गया, 162 दिया गया। ये किधर था? ये पूर्वी में था। ये पूर्वी पाकिस्तान का बात हो रहा है और ये पश्चिमी का बात हो रहा है, क्योंकि इधर का जनसंख्या कम था, इधर का ज़्यादा था, इसलिए इस प्रकार से सीट का निर्धारण किया गया था। तो इसमें से जो है बड़ा ऐतिहासिक ये चुनाव हुआ था और कहा जाता है कि इससे पहले
और संभवतः आज तक भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें कि 162 में 160 सीट मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को मिल जाता है। जबकि इधर से चुनाव लड़ने वाले कौन थे? पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है 81 मिलता है, 81 मिलता है 138 में, और 160 मिलता है 162 में। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतराल था। तो कहीं ना कहीं जो है इनको बहुत ज़्यादा बहुमत मिला। लेकिन अगर दोनों को डिवाइड करके देखें तो आपको पता ही होगा कि अगर लोकसभा, जैसे अभी हमारे सरकार में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि लोकसभा को चलाने के लिए बहुमत उनका ही होता है जिनका 50% कम से कम होता है। यानी कि हमारे पास अगर 545 सीट है तो 272 जिसके पास होता है उसके पास आंकड़ा माना जाता है कि आपके पास आंकड़ा हो गया, 50% कम से कम होना चाहिए। तो 50% यहाँ भी होना चाहिए। तो अलग अलग देखा जाए तो 50% तो इसके पास भी था, क्योंकि 81 था, 138 में 81 था, यानी 50% से ज़्यादा ही था। तो ये फिर से, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए 300 सीट में देखा जाए तो 160 बहुत ज़्यादा था। तो मुजीबुर रहमान को स्वाभाविक सा बात है कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा सीट मिला था, अवामी लीग को सत्ता में आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि याहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिल करके ये कहे कि पूर्वी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है और हम लोग उसके अंदर में कैसे काम कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। यही सोच जो है आंदोलन, तो क्या किए, पहले तो याहिया खान जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ बैठा, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो और मुजीबुर रहमान का जब काफ़ी आपस में बैठक होने लगा, मिलने लगे, तो याहिया खान को ये शक हो गया कि हो सकता है कि दोनों मिलकर के हम ही को सत्ता से अलग हटा दें। तो ये क्या किया, दोनों को उठा करके जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद जो है सो बहुत पूर्वी पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए कि हमारे नेता को जेल में डाल दिया गया, और सड़क पर आकर के बहुत तरह का आंदोलन करना शुरू कर दिए। और इसी बीच अवामी लीग के जो सदस्य थे वो क्या किए कि ये मान के चले कि हमारा सरकार बन गया, क्योंकि हमारे पास, हम लोग के पास सीट ज़्यादा आया है, तो एक तरह से समानांतर सरकार चलाने लगे। वो अपने क्षेत्र में क्या करने लगे, लोगों को किसी चीज़ के लिए आदेश देने लगे कि आप ये काम कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखने लगे। तो ये एक तरह से समानांतर सरकार बना लिए। अब ये जो पाकिस्तान सरकार था, कहा जाए तो काफ़ी गुस्सा में आ गया कि ये समानांतर सरकार कैसे बना सकता है ये। तो उसके बाद क्या करता है, ये काफ़ी लोगों पर दमनकारी नीति चलाता है, बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। मुजीबुर रहमान इस बीच क्या करते हैं, जब बाहर आते हैं तो फिर क्या करते हैं, 26, याद रखिएगा डेट आपको याद रखना है, 26 मार्च 1971, ये डेट आपको याद रखना है। छब्बीस मार्च 1971 को कहते हैं कि पाकिस्तान से अलग होकर के हम अपना एक देश बनाएंगे। अर्थात ये डेट आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। 26 मार्च को ये घोषणा कर देते हैं कि पाकिस्तान से अब हमारा कोई संबंध नहीं रहा, बल्कि हम क्या करेंगे, अलग अपना एक देश ही बना देंगे। अब इसके बाद पाकिस्तान का सरकार जो है काफ़ी और आक्रोशित हो जाता है। ये जब मांग होता है तो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है। तब ये क्या करता है कि वहाँ लोगों का, आम लोगों का भी हत्या करना, जो भी इससे जुड़े हुए थे, जो भी सपोर्ट में थे अवामी लीग का, उनकी हत्या करना शुरू करता है। इसमें छात्र भी थे। ढाका विश्वविद्यालय जो है, जो यहाँ के पढ़ने वाले छात्र थे, इनकी काफ़ी नृशंस हत्या की जाती है। खास करके पूर्वी पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जैसे प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनकी हत्या की जाती है। क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना था कि यही बुद्धिजीवी वर्ग के चलते ही ये आंदोलन काफ़ी फल फूल रहा है, इसलिए इनकी ही हत्या कर दी जानी चाहिए। और इसीलिए क्या करता है कि ये काफ़ी हत्या करवाता है। कहा जाता है, हालांकि मुजीबुर रहमान एक इंटरव्यू में कहे थे कि लगभग 30 लाख लोग इसमें पाकिस्तान के सैनिक द्वारा मार दिए गए।
लेकिन जो इंडिपेंडेंट संस्था थी वो अपने आकलन में ये बता चुका है कि लगभग 4 से 5 लाख लोगों को की हत्या कर दी गई थी। और साथ ही साथ जो वहाँ महिलाएं थीं, 3 से 4 लाख महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। और इसमें जो है कुछ पाकिस्तानी सेना का साथ जो है सो बांग्लादेश का ही एक पॉलिटिकल पार्टी जमाते इस्लाम जो था वो समर्थन किया था, और दूसरा मिलिटेंट्स जो था वो किए थे। और इसमें रजाकार जो है सो काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो पाकिस्तानी सेना जो है इन लोगों का सहयोग लेकर के और काफ़ी दमनकारी नीति चलाता है। इस प्रकार का कार्य करने का उसका एक ही उद्देश्य था कि इतना लोगों में डर और खौफ पैदा कर दो कि ये हमेशा हमेशा के लिए आंदोलन भूल जाएं, सभी मांग भूल जाएं, जैसे रहते थे वैसे रहें, कोई भी नया मांग माना नहीं जाएगा। मतलब प्रमुख उद्देश्य था आंदोलन को कुचलना। लेकिन जब इतना बड़ा वारदात हो गया तो अब बांग्लादेश के जो अवामी लीग के समर्थक थे वो समझ गए कि कहीं ना कहीं हम लोग को एक सेना भी बनाना पड़ेगा जो गुरिल्ला युद्ध कर सके। गुरिल्ला युद्ध का मतलब समझते होंगे, जो छुप कर युद्ध कर सके। शिवाजी के बारे में जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे अंग्रेज़ों का औरंगजेब का नाको दम कर दिए थे। खैर उस समय हम लोग पढ़ेंगे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप कर वार करना और फिर छिप जाना। तो यही गुरिल्ला युद्ध इन लोग इस सेना जो बनाया गया इसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है ये मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना आपको याद रखना है, ये मुक्ति वाहिनी सेना बहुत महत्वपूर्ण है ये। और मुक्ति वाहिनी सेना प्रमुख रूप से ये शहर में रहते हैं, लेकिन गांव पर भी इनका अच्छा खासा पकड़ था और वहीं से ये संचालित करते थे। लोग इनकी बातों काफ़ी मानते थे। आप समझ भी सकते हैं, जिस पार्टी को 162 सीट में से 160 सीट प्राप्त करता है, लोगों का जन समर्थन कैसा प्राप्त होगा, कितना चाहते होंगे लोग। तो जो भी ये मुक्ति वाहिनी सेना कहते थे, ये मरने मारने पर उतारू थे, मर मिटने को भी तैयार थे। अर्थात अब जो है पाकिस्तानी सेना से ये लोहा लेना शुरू कर दिए, लेकिन अभी गुरिल्ला युद्ध का संचालन कर रहे थे। इसी में भारत सरकार द्वारा इस मुक्ति वाहिनी सेना का भी समर्थन किया गया, क्योंकि ये जो हुआ था वो काफ़ी एक पड़ोस का देश में और काफ़ी अमानवीय व्यवहार हो रहा था। इतने लोगों का 4 से 5 लाख लोगों का मार दिया जाना और जो अमानवीय व्यवहार हुआ कहीं कोई भी देख नहीं सकता है। और ख़ास करके इंदिरा गांधी जैसे जो महिला थी, जो सशक्त महिला थी, आप जानते हैं इंदिरा की शक्ति, और दिखाई भी है या क्या शक्ति था। तो इंदिरा गांधी कहें कि हमारे पड़ोस में इस प्रकार का घटनाक्रम घट रहा है, हम कैसे देख सकते हैं, सह ही नहीं सकते हम। तो अप्रैल का मंथ था। अप्रैल के मंथ में इंदिरा गांधी कहीं, उस समय जो हमारे यहाँ सेना प्रमुख थे फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। मानेकशॉ से ये कहें कि ये काम कीजिए, आप पाकिस्तान पर अटैक कीजिए और अटैक करके जो है सो ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको इस चीज़ से मुक्ति दिलाइए, जो अत्याचार हो रहा है उससे उनको मुक्ति मिलना चाहिए, आपको अटैक करना चाहिए। तो मानेकशॉ के बारे में आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे। मानेकशॉ यहाँ पे इनकार कर दिए थे, क्योंकि उनके पास तर्क जो था काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी ये लॉजिक दृष्टिकोण देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी था और जो जीत का एक कारण भी बना। तो मानेकशॉ जी कहे कि अभी अटैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी अप्रैल है, तो ये यहाँ पे कुछ ही दिन में क्या होगा, बारिश होना शुरू हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग को पता है कि जून में आ जाता है बारिश। तो कहे कि अभी ऑपरेशन शुरू करें,
कौन सा ठिकाना है, ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा, और बीच में कहीं बारिश हो गया तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश में कितना नदी इस प्रकार का छोटा छोटा नदी है, और फिर हमें नौसेना का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकेगा, और फिर युद्ध हारने की भी खतरा हो सकती है। अगर 100% हम लोग को अगर जीतना ही है तो हम लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो एक चीज़ आपको और हम मानिक शाह के बारे में बताना चाहेंगे, ये काफ़ी हाजिर जवाबी व्यक्ति थे, और जो सच होता था मुंह पर बोल देते थे, आगे पीछे कुछ नहीं। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल जो भी राजनीति वाले व्यक्ति थे, जो भी पॉलिटिकल लोग थे, उनसे इनका ज़्यादा पटता नहीं था। एकमात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ करके कहा जाए तो इनका ज़्यादा किसी से नहीं पटता था इनका। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हालांकि मृत्यु उनकी तो हम लोग जानते हैं कि बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन पहले उनका उनसे पटता था। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पहले अंग्रेजी सेना में भी सेवा दे चुके थे। ये जब बर्मा में जापान द्वारा जब अटैक किया गया था तो इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था वहाँ। अंग्रेजी सेना में ये भी शामिल थे और लड़े भी थे कमांडर के रूप में। उनको उस समय 7 गोलियां वहाँ लग गया था, और 7 गोली लगा था। तो जब डॉक्टर के पास इनको ले जाया गया तो डॉक्टर पूछा कि क्या हुआ है आपको, तो ये कहे कि कुछ नहीं, एक खच्चर ने हमको लात मार दिया है। मतलब जब इन मृत्यु के काफ़ी नज़दीक भी थे, फिर भी इनको उसी प्रकार से हंसी मजाक वाला ही अंदाज रहा था, और काफ़ी हाजिर जवाब भी थे। तो वहाँ का माहौल एकदम जो है सो ये हो गया, सभी लोग ठहाके मार करके हंसने लगे। हालांकि जिस प्रकार से इनको गोली लगा था, लग नहीं रहा था कि ये बचेंगे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सब कुछ ऊपर वाले ही तय करते हैं। उनकी मृत्यु उस समय नहीं लिखी हुई थी, बच गए, और यही इनको 1971 का युद्ध भी जितवाना था। तो ये काफ़ी हाजिर जवाबी थे। ये पारसी समुदाय से जुड़े हुए थे। बचपन में इनका अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इनका जिद था कि ब्रिटेन में जा कर के वहाँ हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन इनके पिताजी नहीं भेजे। तो यही क्या किए, फिर ये सेना में भर्ती हो गए। तो अभी देखेंगे, आप जानते हैं कि भारत के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे, और ये भारत के दूसरे फील्ड मार्शल थे। ये सारा कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, अभी नहीं, अभी सुन लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। तो ये भारत के दूसरे फील्ड मार्शल थे, और इनके बाद फील्ड मार्शल का पद जो है सो समाप्त कर दिया गया। यानी स्वतंत्र भारत में 2 ही फील्ड मार्शल हुए जो भारतीय थे, पहला के.एम. करियप्पा और दूसरा मानेक शॉ। तो इंदिरा गांधी को ये स्पष्ट रूप से कह दिए। एक वारदात और है, याद रखिएगा कि याहिया खान जो अभी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, वो जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, दोनों अच्छे खासे मित्र हुआ करते थे। तो दोनों बाइक पर साथ में भी बहुत बार घूमते थे। तो एक बार जब बाइक पर साथ में घूम रहे थे तो याहिया खान कहे कि ये बाइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, लाल कलर का जो बाइक है तुम्हारा बहुत अच्छा है, इसको हमको दे दो। तो ये कहे दे तो देंगे, लेकिन बदले में तुमको 1000 रुपया देना होगा। ये स्पष्ट बात करते थे, जो भी है सामने कह देते, 1000 रुपया तुमको इसके लिए देना होगा। तो याहिया खान कहा कि ठीक है, 1000 रुपया हम देंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसी बीच क्या होता है कि जब बंटवारा हो जाता है तो वो अपने यहाँ, और अभी संयोग देखिए, याहिया खान ही पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और यहाँ के ये सेना प्रमुख मानेक शॉ। तो जब ये जीत हासिल कर लेते हैं मानेक शॉ, तो मानेक शॉ कहते हैं मजाक के लहजा में कि याहिया खान के पास मेरा 1000 रुपया था बाकी, वो 1000 रुपया तो नहीं भेजा, लेकिन बदले में आधा मुल्क हमको दे दिया। यानी कि बांग्लादेश को मुक्त करवाया जाएगा, अभी पूर्वी पाकिस्तान का मुक्त करवाया जाएगा इसको, और इसको बांग्लादेश नामक एक नया राष्ट्र बन जाएगा। तो ये मजाक में कहे कि वो हमारा 1000 रुपया तो नहीं दिया, लेकिन बदले में एक आधा मुल्क हमको दे दिया। इस प्रकार के व्यक्ति थे मानेक शॉ। एकदम जहाँ भी रहते थे माहौल को हल्का करके रखते थे, और चटुकारता इनको आता नहीं था। जो फैक्ट है, जो सही है, मुंह पर बोलते थे। यही कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल लोग इनको पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि खरा बोलते थे। और आज आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को खरा सुनना पसंद नहीं है, चटुकारता जानते हैं, चाहते हैं झूठ बोलिए, हमारे फेवर में बोलिए। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति नहीं थे,
और यही कारण है कि मात्र 13 दिन में ही ये विजय हासिल कर लिए थे और 90,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर करवा देंगे ये आगे चल देखते हैं अभी हम लोग। तो मुक्ति वाहिनी सेना इंदिरा गांधी के आदेश के बावजूद भी ये अटैक नहीं किए, बल्कि ये कहे कि आप जो है सो मुक्ति वाहिनी सेना को क्या कीजिए, समर्थन दीजिए, उनको सेना के रूप में प्रशिक्षण दीजिए और साथ ही साथ उनको शस्त्र भी अवेलेबल करवाया जाए। यही किया गया। भारत यहाँ एक चीज़ और है कि जल्दी अटैक पहले करने के लिए इसलिए भी नहीं सोच रहा था या बांग्लादेश के आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहा था, शुरू में खुलकर समर्थन नहीं दे रहा था। इसका रीज़न ये भी था कि भारत के कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ कुछ अलगाववादी तत्व थे और कुछ ऐसे राज्य थे जो भारत से स्वतंत्र हो जाना चाहते थे, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, असम का कुछ क्षेत्र। तो अगर भारत उस समय अगर बांग्लादेश के ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का अगर समर्थन करता तो फिर कहीं ना कहीं जो है सो आप समझ सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल रूप से ये फिर इनको भी समर्थन करना पड़ता या फिर आप उतना सक्रिय कार्रवाई नहीं कर पाते। तो इसके चलते भी जो है सो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा समर्थन उस समय नहीं कर रहे थे। लेकिन अप्रैल मंथ में फिर ये डिसाइड हुआ था कि अटैक किया जाए, लेकिन मानेकशॉ कहे कि वेट कर लीजिए, वेट एंड वॉच, अभी इंतज़ार करते हैं और अटैक करेंगे फिर हम लोग। नवंबर का महीना था। नवंबर का महीना में भारत अपना तैयारी रख चुका था। पाकिस्तान को इस बात से पाकिस्तान अवगत हो गया था कि भारत कार्रवाई करने वाला है। लेकिन भारत के कार्रवाई करने से पहले ही पाकिस्तान क्या किया कि अपना हवाई द्वारा जो है सो भारत में बम बरसाना शुरू कर दिया, खास करके जो सीमावर्ती क्षेत्र था। और ये वारदात है 3 दिसंबर का, 3 दिसंबर 1971। भारत के जो सीमावर्ती पश्चिमी क्षेत्र में जो सीमावर्ती क्षेत्र थे जैसे राजस्थान, गुजरात, इन सारे क्षेत्रों पर और साथ ही साथ आगरा तक प्रवेश कर गए। यहाँ तक कि उस समय आगरा का जो किला है उसको ढकना पड़ा था, क्योंकि ये डर था कहीं इस पर बम बरसाना कर दे, क्योंकि वो रात में चमकने लगता है, अस्पष्ट दिखाई पड़ता था, इसलिए उसको ढक दिया गया था। फिर तो ये काफ़ी बम बरसा करता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार था। वो जानता था कि पाकिस्तान कभी भी अटैक कर सकता है और भारत इसका रिप्लाई भी करता है, बहुत ज़बरदस्त पलटवार करता है। और यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन याद रखना होगा जो भारत का था, ऑपरेशन ट्रीडेंट। ये ऑपरेशन था ट्रीडेंट। ये ऑपरेशन था ट्रीडेंट। इस ऑपरेशन में बहुत ज़बरदस्त, कहा जाए तो पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना करके पीटा गया था। ये भारत सरकार को अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना कुछ गुप्तचर तो भारत में नियुक्त कर चुका है जो भारत से सूचना देता है पाकिस्तान को। तो भारत क्या किया, चूँकि पाकिस्तान का एक उद्देश्य बन गया था कि अगर जल मार्ग में भारत को पराजित करना है तो भारत का जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण जलबेड़ा था INS विक्रांत, INS विक्रांत को विनष्ट कर देना होगा, उसको डुबो देना होगा और उसके बाद जल मार्ग पर जो है सो भारत को पराजित किया जा सकता है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए आसानी से जीत हासिल किया जा सकता है। तो इसी उद्देश्य से पाकिस्तान का एक जलबेड़ा जो था निकला और उस जलबेड़ा का नाम था PNS गाजी। याद रखिएगा, PNS गाजी, PNS गाजी। PNS गाजी, उसका नाम था PNS गाजी। PNS गाजी निकला ताकि INS विक्रांत को डुबो दिया जाए। लेकिन भारत सरकार को सूचना मिल चुका था कि PNS गाजी जो है
वो भारत के बोट को डुबोने ही आ रहा है, उसका प्रमुख उद्देश्य। चूँकि PNS गाजी काफ़ी ये महत्वपूर्ण बोट था उसका, ये अमेरिका द्वारा उसको प्राप्त हुआ था, जो कहा जाए तो काफ़ी आधुनिक था और काफ़ी मजबूत भी था ये। तो भारत सरकार को जब ये पता चला कि अच्छा हमारा INS विक्रांत डुबाने आ रहा है, तो भारत सरकार एक जो है सो उस भारत सरकार को पता था कि यहाँ कुछ उसके गुप्तचर हैं, तो BBC के माध्यम से ये भारत सरकार हल ये करवा देता है कि INS विक्रांत जो है वो अभी हम उसको विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, वहाँ यहाँ पे ले गए हैं इसको हम लोग। विशाखापत्तनम याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश में यहाँ विशाखापत्तनम है। आपको पता ही होगा विशाखापत्तनम में भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह है। खैर जब बंदरगाह पढ़ाएंगे तो उसके बारे में पूरा बता देंगे। सबसे भारत का गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम ही है। तो विशाखापत्तनम में उसको ले जाया गया है, ये कहा गया। तो पाकिस्तानी जो है, ये पाकिस्तानी अपने PNS गाची को भेज देता है यहाँ कि हम लोग को तब तो जाना होगा वहाँ विशाखापत्तनम, क्योंकि वहीं है INS विक्रांत। जबकि INS विक्रांत को वहाँ नहीं रखा गया था, वहाँ रखा गया था INS राजपूत को, क्योंकि INS राजपूत उस समय जलबेड़ा ख़राब हो चुका था, तो वहीं मरम्मत का काम हो रहा था वहाँ पे विशाखापत्तनम में, उसका वहीं रखा गया था। और INS राजपूत को ही दिया गया जिम्मेवारी कि जैसे ही आप क्या कीजिए, उसको मार दीजिए, उसको किसी प्रकार से उसको लॉन्चर दाग करके उसको करना, डुबो देना है। तो यानी एक तरह से पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया गया था। बनाना क्या है समझिए, तो आप समझ ही रहे हैं ही, ठीक है। तो इस प्रकार का कार्य किया गया, ये चला गया। बात सुन करके अच्छा हम लोग को पता चल गया INS विक्रांत यहाँ नहीं है, बंगाल के इधर नहीं है कहाँ, विशाखापत्तनम में। चलते हैं विशाखापत्तनम, जाओ, पिटना तो है ही। गया और वहाँ INS राजपूत पहले ही से तैयार था। पहले दागता है INS राजपूत, लेकिन एक बार में ये नहीं थी होता है, लगातार दागा जाता है। उसके बाद क्या होता है, PNS गाजी वहीं ध्वस्त हो जाता है, डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान समझ जाता है कि अब हम लोग का कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 1965 में पैटोन जो उसका टैंक था उस पे उसको गुमान था, वो भी अमेरिका द्वारा मिला था। यहाँ पे उसको जलबेड़ा में PNS गाजी पर गुमान था, क्योंकि ये भी अमेरिका द्वारा प्राप्त हुआ था, काफ़ी आधुनिक भी था ये। लेकिन इसके डूबते ही उसका हौसला पस्त हो गया। अब उसको लगने लगा कि अब सब तरीक़ा से पीटेंगे। साथ ही साथ जो है भारतीय नौसेना जो है कराची तक घुस गया, और उसके जितने भी ईंधन थे, जिससे कि क्योंकि उसका वायुसेना काफ़ी एक्टिव हो चुका था, काफ़ी बम वर्षा कर रहा था भारत में। तो हुआ कि उसका जहाँ कराची में ईंधन का प्रमुख जो जहाँ संसाधन है उसका जहाँ रखा जाता है उसको ही विनष्ट कर देते हैं हम लोग, और कराची में घुस करके यही किया गया। याद रखिए भारतीय सेना बहुत दूर तक उसका घुस गया, लाहौर तक इधर घुस गए थे, कराची में उसके सारे अति विनष्ट कर दिए गए, हवाई हमला भी किया गया, बहुत पाकिस्तान में तबाही मच गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान का पोल वाकई में खुल गया, और यही कारण है कि 30 वर्षों तक लगातार, समझिए 30 वर्ष तक लगातार वो कुछ भी नहीं किया, बल्कि चुप बैठा रहा। फिर 99 में इधर उधर करेगा, फिर पिटेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि इसके PNS गाजी गिरने के बाद इसका हौसला टूट जाता है। इसलिए आपको जो है ये ऑपरेशन याद रखना है, ट्रिडेंट याद रखना है आपको। भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण और ये था ऑपरेशन जो 3 दिसंबर को चलाया गया था, और भारतीयों के लिए ये कहा जाए तो बहुत बड़ा जीत लेकर के आया। उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है, जब उसका PNS गाजी डूब जाता है तब वो क्या करता है, फिर से अमेरिका को कहता है आप ही हमारे माई बाप हैं, अभी आप ही हमारा मदद कीजिए, क्योंकि भारत तो हमको पीट रहा है। तो अमेरिका क्या करता है, इसके मदद के लिए करता है, और अपना जलबेड़ा, जो अमेरिका का सबसे बेहतरीन जलबेड़ा में से एक था, जिसका नाम था USS जलबेड़ा, क्या करता है कि बंगाल की खाड़ी में उतार देता है। साथ ही साथ ब्रिटेन भी अपना जलबेड़ा, एक चीज़ याद रखिएगा, आप देख रहे होंगे वर्ल्ड वार के समय से ही जिधर अमेरिका रहता है उधर ही ब्रिटेन भी रहता है। इसीलिए चीन के लिए एक कहा जाए तो खतरे की घंटी है कि अगर उसका अमेरिका से आज अगर युद्ध होता है दक्षिणी चीन सागर में, ब्रिटेन हमेशा ही उसके साथ रहा है और हमेशा ही रहेगा भी, जैसा उसका आइडियोलॉजी है। तो
ब्रिटेन भी अपना जो है सो जलबेड़ा भेज देता है वहाँ। साथ ही साथ कुछ और कंट्री भी, जैसे इराक हो गया, ये सारे कंट्री भी मदद करते हैं पाकिस्तान का। तो जैसे ही अमेरिका का USS जलबेड़ा जो है यहाँ आता है, जो 7वां जलबेड़ा था इसका, जैसे ही यहाँ पहुँचता है भारत में, चूँकि ये पनडुब्बी था, जल में के नीचे नीचे भी चल सकता है और एकाएक ऊपर आएगा। ये एयरक्राफ्ट भी था, यानी इस पर से हवाई जहाज़ भी उतारे और उड़ाए जा सकते हैं। तो काफ़ी आधुनिक, काफ़ी नया था ये और काफ़ी मजबूत भी था। INS विक्रांत से लगभग जस्ट दुगना से कुछ ही कम रहा होगा। तो इंदिरा गांधी लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी, और वैसे भी जानते हैं, हम लोग को पता ही है कि अमेरिका एक सुपर पावर रह चुका है, अभी भी है सुपर पावर। तो अब भारत के लिए, इंदिरा गांधी के लिए थोड़ा चिंता का विषय तो ज़रूर रहा, लेकिन वो मुश्किल घड़ी में ऐसी महिला रही हैं जो मुश्किल घड़ी में कभी भी घबराती नहीं थी, बल्कि उसका एक रास्ता, उसका एक तोड़ खोजती थी। तो उनको पता था, इंदिरा गांधी को पता था कि अगर अमेरिका का तोड़ कहीं है तो वो है सोवियत संघ, यानी कि रूस। ये भी चली जाती हैं अपने मित्र के पास, कहती हैं कि देखिए ऐसा, अमेरिका ब्रिटेन तो जो है सो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, अमेरिका तो सीधे हमको धमका रहा है, जलबेड़ा तक भेज दिया है दोनों। रूस कहता है कि मैडम आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कहिए तो लिखित दे देते हैं आपको हम, आप चलिए, हम भी अपना जलबेड़ा भेजते हैं। जलबेड़ा 40 जो था वो रूस भी भेज देता है, वो भी पनडुब्बी था। और अमेरिका इधर भारत को काफ़ी धमकी दे रहा है, माइक लगवा करके अनाउंसमेंट करवा रहा है, जल्दी से आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत ये भुगतना पड़ेगा। वो पाकिस्तान के फेवर में खुल करके उतर गया था वो। लेकिन रूस भी अपना पनडुब्बी भेज दिया था, पानी के अंदर अंदर आ रहा है वो पनडुब्बी, अभी तक अमेरिका भाषण दे ही रहा है। लेकिन जैसे ही वो पनडुब्बी पानी के ऊपर आता है और जैसे ही अमेरिका देखता है, समझ जाता है कि कहीं न कहीं रूस जो है सो भारत को समर्थन कर दिया। तो अमेरिका जो कहा था कि 20 मिनट के अंदर, अगर 20 मिनट के अंदर अगर भारत आत्मसमर्पण नहीं करता है तो नस्तों नाबूद कर देंगे। रूस आकर के कहता है, भारत को कहता है कि थोड़ा आप अपना बोट पीछे लीजिए, हमको पहले फरिया लेने दीजिए। आगे आता है और आगे आकर के कहता है कि 20 मिनट कौन कहता है, 10 मिनट के अंदर तुम अगर यहाँ से नहीं भाग गए तो फिर भागने का मौका भी नहीं देंगे। भारत पर एक भी वार रूस पर वार माना जाएगा, यानी आप रूस के साथ लड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अमेरिका सोचा कि हमको इसमें क्या इंटरेस्ट है और इसके साथ इतना बड़ा युद्ध हम क्यों करें, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में रूस की शक्ति सब कुछ देख चुका था। अमेरिका कहा कि नहीं नहीं, हम तो लौटते हैं, चला गया। चीन भी आया था, चीन कहा कि, अब ब्रिटेन भी कहा, पाकिस्तान को ही कहा यह बदमाश है, यही बदमाशी किया होगा तभी इसको पीट रहा है, इसको पीटने दीजिए, हम लोग चलिए। अमेरिका जब घूर गया तो इन लोग क्या था, इन लोग भी चले गए। और रूस कहा मैडम हमको पता है आप पाकिस्तान को अकेले ही पराजित कर लीजिएगा, हम हैं, अगर कभी भी इन लोग बीच में आता है तो हम हैं, आप पिटिए बस। और इंदिरा गांधी ऐसी थी कि जो कि कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं भारतीय सेना को कहीं कि सीमा पार कर जाओ, लाहौर, कराची। इन 13 दिन के युद्ध में बहुत भारी क्षति हो जाती है पाकिस्तान का। अब तो उसका कोई समर्थन करने वाला भी नहीं रहा था। ऐसे में अमेरिका जो है कहता है कि ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि ठीक है, हम आत्मसमर्पण कर देंगे। क्योंकि भारत भी ये चाहता था कि जल्द से जल्द पाकिस्तान आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ना शुरू हो गया था भारत पर। ठीक है, पता था कि रूस हमारे साथ है, और याद रखिएगा इसी युद्ध के दौरान रूस, चूँकि ये मामला पाकिस्तान UN में भी ले गया था, रूस वहाँ अपना वीटो का प्रयोग करके, आप लोग को पता ही होगा वीटो में कुल वीटो अधिकार केवल 5 देशों के पास है,
तो यहाँ पे रूस जो है सो वीटो का अधिकार का प्रयोग करके भारत के समर्थन में खुलकर आ गया था। इसको कहते हैं मित्रता, इसको कहते हैं दोस्ती। यही तो दोस्ती है। इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई साथ खड़ा हुआ, खुलकर साथ खड़ा हुआ, तो कौन था? वो रूस था। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे ए नियाजी आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं, और भारत के उस समय लेफ्टिनेंट जो जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा। दोनों के बीच जो है सिग्नेचर होता है, यानी पाक सेना जो है आत्मसमर्पण कर देती है, और ये लिखा हुआ भी है। 90,000 सैनिक आकर के घुटना टेक देते हैं कि बकस दीजिए, छोड़ दिया जाता है। तो आप इसके स्वरूप को भी देख रहे हैं। और याद रखिए, इस युद्ध में भारत को छिटपुट तो नुकसान होगा, युद्ध करेंगे तो छिटपुट तो नुकसान हो गया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान तबाह हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गया, करोड़ों में उसको नुकसान का, क्योंकि उसका सारा कराची में जो ईंधन था पूरा सब विनष्ट कर दिया गया। बहुत ज़्यादा उसको आर्थिक स्थिति। लाहौर में जो है उसका जहाँ हवाई जहाज एयरक्राफ्ट जहाँ उड़ता था वहाँ क्या कर लिया गया, वहाँ भी कब्जा कर लिया गया था। बहुत भारी कहा जाए तो अगर भारत उस समय चाहता तो उसके बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेता, लेकिन भारत का उद्देश्य ही ये नहीं था। उसके बाद ये समझौता हो जाता है जिसमें पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, एक बांग्लादेश नया राष्ट्र बनेगा। तो इसमें प्रमुख रूप से जो निष्कर्ष निकलेगा, प्रमुख तथ्य क्या निकल कर के आएगा? प्रमुख तथ्य निकल कर के यही आएगा कि पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए। पाकिस्तान के 90,000 सैनिक उन्हीं के साथ आत्मसमर्पण कर दिए। मुजीबुर रहमान, जिनको कि बंग बंधु भी कहा जाता है, वहाँ बांग्लादेश के पहले प्रमुख बन गए। वो बांग्लादेश से एक नया राष्ट्र बना, उसके प्रमुख वही बन गए। हालांकि एक चीज़ और याद रखिएगा, 1975 में मुजीबुर रहमान की उनकी पूरे परिवार के साथ प्रेसिडेंशियल हॉल में ही क्या होता है कि हत्या कर दी जाती है, पूरे परिवार के साथ। लेकिन मात्र उनकी 2 पुत्री, जिसमें कि एक शेख हसीना भी थी जो आज बांग्लादेश की प्रमुख हैं। शेख हसीना और इनकी एक बहन दोनों लंदन में पढ़ाई करती थीं, चूँकि यहाँ नहीं थी इसलिए दोनों बच गई थीं। आज आपको पता ही है बांग्लादेश की प्रमुख शेख हसीना ही हैं, आवामी लीग की हैं, ये आवामी लीग पार्टी से हैं। तो 1975 में उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ तख्ता पलट हो जाता है। फिर अगला ये होता है कि याहिया खान क्या करता है, अपना पद छोड़ देता है, और बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ के प्रमुख बन जाते हैं, उनके पास सत्ता चला जाता है। हालांकि फिर आगे देखिएगा, शिमला समझौता के बाद आगे देखिएगा फिर कि इसको भी दंडित करके, फांसी दिलवा करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िया-उल हक़ सत्ता में आ जाएगा। तो जो प्रमुख यही हुआ कि इसमें भारत को जीत हासिल हुआ। पाकिस्तान के सेना पहली बार, कहा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ये हो रहा था कि इतना बड़ा संख्या आत्मसमर्पण कर रहा हो। भारत सरकार जो है सो उसका भू क्षेत्र लौटाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया गया था। मुजीबुर रहमान को दर्जा दे दिया गया कि ठीक है। तो यही सारा निष्कर्ष इसके सामने आता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर एक समझौता होगा जिसका नाम रहेगा शिमला समझौता। शिमला समझौता याद रखिएगा 2 जुलाई 1972 को होता है। शिमला चूँकि हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता होता है, जिसमें 4 प्रमुख बातों पर जोर दिया गया था। पहला बात तो ये था कि LOC को मान्यता, लाइन ऑफ कंट्रोल को मान्यता। चूँकि 1947-48 का जो युद्ध हुआ था तो उसमें सीज फायर लाइन को मान्यता दिया गया था, अर्थात जहाँ दोनों सेना एक दूसरे के सामने टिक गई थी उसको सीज फायर रेखा कहा जाता था, सीज फायर कहा जाता था। तो अब उसी सीज फायर रेखा को अब LOC माना गया, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। वहीं दोनों का सीमा अलग अलग वही हो गया, वहीं से दोनों अलग अलग विभाजित हो गए, इसको मान्यता दे दिया गया।
दूसरा जो ये तय किया गया कि कश्मीर का मामला जो है वो द्विपक्षीय मामला स्वीकार कर लिया गया। पहले ये पाकिस्तान कहता था कि हम इसमें किसी का हस्तक्षेप यानी भारत से क्यों पूछेंगे, जबकि भारत का कहना था कि पाकिस्तान से क्या पूछना है। लेकिन इसमें ये स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये द्विपक्षीय मामला है, इसको हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे और तीसरा किसी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये भी इसमें समझौता हुआ। तीसरा जो हुआ उसके सारे सैनिक को रिहा कर दिया गया और सबसे बाद में जाने वाले जो थे नियाजी थे, एक के जो नियाजी थे वही जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो सबसे बाद में बाघा बॉर्डर की तरफ से जाते हैं। और साथ ही साथ चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, भारत जितना भी क्षेत्र उसका जीता था सारा क्षेत्र, अधिकतर क्षेत्र क्या कर दिया गया, उसको लौटा दिया गया। इसीलिए शिमला समझौता का बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना किया है। कहा गया कि भारत तो इस समय बढ़त बनाए हुए था, लेकिन इस युद्ध का मुख्य रूप से भारत कोई फ़ायदा उठा नहीं सका। इसमें ऐसा कहा गया कि भारत इसका कुछ खास लाभ ले नहीं सका था। तो भारत के लिए ये रहा। हीरो तो एक आपको बता दिए कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ, चूँकि फील्ड मार्शल थे, इनकी नीति के चलते ही मात्र 13 दिन में युद्ध समाप्त हो सका। एक झारखंड के लाल जो कि काफ़ी कहा जाए तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, एल्बर्ट एक्का जो शहीद हुए थे इसमें, वो उनको ये जिम्मेवारी दिया गया था कि जो गंगा नगर है, गंगा नगर उसकी देखभाल आपको करना है। साथ ही साथ एक और अखौरा, ये कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से मात्र 6.5 किलोमीटर दूर पर है गंगा नगर, वहाँ का दिया गया था। और अखौरा का, और ये मात्र 14 सैनिक, चूँकि ये लांस नायक थे, इनके साथ 14 सैनिक थे। और फिर ये टुकड़ी लेकर के निकलते हैं, अपना बेस तैयार करने में लगे रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक हमला कर देते हैं। चूँकि इसको रोकना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान अपना रसद यहाँ तक ना पहुँचा पाए, रास्ता को ब्लॉक करना था ताकि इधर से कोई साजो सामान सैनिक लिए न ले जा सके अपने सैनिक के लिए। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक क्या करता है, हमला करता है। लेकिन ये इतना वीर योद्धा थे, घुस करके जहाँ से फायरिंग हो रहा था वहाँ जा कर के जो इनके पास जो छोटा चाकू की तरह जो था उससे क्या करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या करते हैं, जो सैनिकों के पास आमतौर पर होता भी है बंदूक के साथ साथ ही। उसके साथ ही एक जगह से देखे कि एक बहुमंजिला मकान है, उसमें जो दूसरा तल्ला है वहाँ से काफ़ी फायरिंग किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे, बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। उस 2 मंजिल पर ये दौड़ करके चले जाते, जबकि इस बीच काफ़ी इनको गोली भी लग गया होता है। और वहाँ जाने के बाद जो मशीन गन चला रहा था जा करके उसकी हत्या, साथ ही साथ उसके बहुत सारे साथियों की हत्या कर देते हैं। हालांकि इसमें इनको शहादत प्राप्त होती है, ये शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक इतिहास रच कर जाते हैं। और आज इन्हीं के नाम पर इनको हम लोग को पता ही है कि आज इनको परमवीर चक्र भी प्राप्त हो चुका है ये। हालांकि इनकी 100 की मांग जब इनकी अस्थि कलश की मांग जब की गई थी तो बाद में पहुंचाया गया था, जो अस्थि विसर्जित करने के लिए जो होते हैं, जो कलश में रखा जाता है, उसको बाद में पहुंचाया गया था। लेकिन ये वीर योद्धा देश के नाम अपनी शहादत लिख दिए। इसी प्रकार से हम लोग इस युद्ध के एक और हीरो की बात करते हैं जिनका नाम था कुलदीप सिंह चांदपुरी। ये आप लोग कभी न कभी पढ़े होंगे, लोंगेवाला का युद्ध पढ़े होंगे, इसी युद्ध से संबंधित है, जो हम लोग शुरू में चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान 3 दिसंबर को भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पर हमला करता है। हम लोग शुरू में इसको देख चुके हैं। तो यहाँ एक फैक्ट ये छूट रहा था कि लोंगेवाला का युद्ध जो है 3 दिसंबर को वहाँ शुरू हुआ था। ये 120 सैनिक मात्र जो हैं, लोंगेवाला राजस्थान में पड़ता है, 120 सैनिक मात्र वहाँ थे। ये बात पाकिस्तान को पता चल जाता है और पाकिस्तान ये सोचता है कि इस क्षेत्र को जीत करके हम लोग क्या करेंगे कि जोधपुर तक निकल जाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ जो लीड कर रहे थे
कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, इनका ये कहना था कि युद्ध जो है संख्या बल पर नहीं जीता जाता है, युद्ध जो है हौसला से जीता जाता है और हम लोग इस हौसला का परिचय पुनः एक बार देंगे, पहले भी दे चुके हैं, पुनः एक बार देंगे। 120 सैनिक ही मिल करके उनको हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना होगा। तो इसके लिए एक योजना बनाया जाता है, चूँकि वो जानते हैं हम लोग कि रेगिस्तानी इलाका है, वो केवल बालू ही बालू दूर तक नज़र आएगा। तो वहाँ क्या किए कि ये पहले माइंस बिछवा दिए, सीमित मात्रा में कुछ ही संख्या में माइंस बिछवा दिए। अब जैसे ही ये टैंक लेकर के पहुंच रहा था नीचे से, ऊपर से हवाई हमला पहले किया और अब नीचे से टैंक लेकर के पहुंच रहा है कब्जा करने के लिए, तो बहुत सारे टैंक इसके उड़ गए। अब उन लोग में दहशत फैल गया, उन लोग में खौफ फैल गया कि पता नहीं कहाँ माइंस बिछाया हुआ होगा। अब क्या किए, चूँकि उनके पास माइंस भी उस समय सीमित मात्रा में ही वहाँ था, अभी आने में समय लगता, तो किसी भी प्रकार से यही 120 सैनिक जो थे इनको रोक करके रखना था इन लोगों को, नहीं तो ये आगे निकल जाते जोधपुर तक, फिर बाद में बहुत दिक्कत हो सकता था। एयरफोर्स का भी सहारा ले नहीं सकते थे क्योंकि रात में ये एयरफोर्स उड़ नहीं सकता था, जब भी सुबह होता तभी ये उड़ सकता था, उस समय ऐसा ही हम लोगों के पास एयरफोर्स था। तो अभी किसी प्रकार से रोकना था, तो ये क्या किए, माइंस बिछा दिए थे, लेकिन जैसे ही उसका कुछ टैंक उड़ा, इन लोगों में दहशत फैल गया और ये हुआ कि अब बाकी में कुछ में ऐसे ही टिफिन में बालू भर के, ईटा भर के डाल दिया गया। उन लोग को बस रात में यही खोजने में ही बीत गया कि पता नहीं कहाँ क्या होगा। कुछ तो रियल माइंस बिछाया गया था, कुछ बुड़बक बनाने के लिए उन लोग को, और बुड़बक बने भी, और 120 सैनिक मात्र मिल करके रात भर रोके रह गए इनको। तो ये लोंगेवाला का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान में है लोंगेवाला। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो मेजर, इनको भी आप लोग को याद रखना है, जो प्रमुख मेजर थे इनका नाम था, मेजर थे इनका नाम था कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह चांदपुरी, कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो फ्रेंड्स, यही थे प्रमुख फैक्ट्स, यही सारा कुछ आपको जानना था, और ये काफ़ी, अगर आप चाहें तो अच्छे ढंग से इसको तैयार कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।